अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 26 फरवरी 2021 और जुमा का दिन। और इस वीडियो में मैंने दो इम्पॉर्टेंट बातें आपसे करनी है कि सबसे पहले तो ये कि मैंने जो कल वैक्सीन लगवाई है तो मैं मुख्तसर तौर पे आप लोगों को बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसीजर था और फिर मैं किन कैफियत से गुजरा या मेरी क्या सिचुएशन रही। और दूसरा, आज के दिन अमेरिका में जो तीसरी वैक्सीन है यानी फाइजर और मॉडर्ना के बाद वो उसके कबूल होने के चांसेस हैं उन लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए उसकी ये अहमियत है कि पाकिस्तान में जिस वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं कैनसाइनो के, उसकी तरह वो भी सिंगल डोज है और वही तरीकेकार पे बनी है जिस पे कैनसाइनो बनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए कैनसाइनो ही अवेलेबल होगी या कैनसाइनो भी अवेलेबल होगी लगाने के लिए। तो ज़रूरी है ये जानना कि ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कल मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंशाल्लाह जो है वो वैक्सीन लगवाऊंगा। वीडियो बनाने के बाद मैं गया हूँ एक हल्का सा नाश्ता करें। उसके बाद मैं पहुंच गया क्योंकि ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो कि जिन्ना हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे जाके मैंने उनको बताया कि मैंने वैक्सीन लगवानी है, तो वहाँ पे एक वेटिंग एरिया है। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनली सब कुछ हैंडल किया जा रहा था। और हार्डली 3 से 5 मिनट के वेट के बाद मेरी बारी आ गई। फिर मैं उस रूम के बाहर गया हूँ जहाँ पे वैक्सीनेशंस हो रही थी। वहाँ पे 1 मिनट वेट के बाद मैं अंदर गया हूँ जहाँ पे स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स थे। उन्होंने कुछ हिस्ट्री ली है ब्रीफ सी मेरी एलर्जीज़ के बारे में, और बाकी एक फॉर्म दिया है जो मैंने फिल किया है सारा, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर आपको कोई एलर्जी है, अगर आपको पहले से कोई मसला है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्म है। उसके फिल करने के बाद फिर मरहला आया वैक्सीन के लगाने का। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इजाज़त देते हैं तो मैं एक पिक्चर आप लोग मेरी ले लें, ताकि मैं लोगों के साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं तो उस सिलसिले में मुझे हेल्प करेगी। तो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने ये पिक्चर भी ली। वैक्सीन लगने के बाद जिसमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि छोटी सी वो नीडल होती है, तो उसके बाद कोई आपको पेन नहीं होता। और वैक्सीन लगने के बाद फिर वहाँ पे वेटिंग एरिया में वापस आ गया और मैंने स्टॉप वॉच ऑन की और 30 मिनट्स के लिए मुझे वेट करना था। कि वो जो वेट करना होता है उसकी वजह ये जानना होती है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई रिएक्शन तो नहीं है। ये एक एहतियातन ये एक स्टेप है। और 30 मिनट्स के बाद जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे 30 मिनट हो गए वेट करते हुए, जहाँ पे बाकी लोग भी बैठे थे, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये पूरा प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल था और बहुत ही यानी हर चीज़ में वो ऐसी थी कि उसमें आप खामी नहीं निकाल सकते। तो जब 30 मिनट्स हो गए तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने मुझे एक और फॉर्म दिया, उसको मैंने फिल किया। उसमें कुछ चीज़ें थी कि आपको क्या महसूस हो रहा है, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रब्ता कर सकते हैं फला तरीके से। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपके ज़हन में कोई बात है कि आपको यहाँ पे कोई गलती नज़र आई है तो वो भी बताएं। तो खैर ये सब कुछ वो फॉर्म फिल करने के बाद मैं वहाँ से आ गया और मैंने सिर्फ एक जो पैरास्टामोल की टैबलेट का पत्ता होता है वो अपनी पॉकेट में रखा। वहाँ से निकलने के बाद एक फार्मेसी से लिया। मकसद ये था कि अगर अगले घंटों में या 1 से 2 दिन में मुझे कोई जिस्म में दर्द होता है, मुझे कोई बुखार होता है, मेरी तबीयत में कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैरास्टामोल ले सकता हूँ। फिर कल का दिन जो वैक्सीन लगने के बाद है वो बहुत ज़्यादा मेरा बहुत बिजी रहा, बहुत फिजिकल एक्सर्शन वाला दिन था। मुझे बहुत कमिटमेंट्स थी अपनी पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की, तो मुझे वो सारी उन सब में मैं बहुत बिजी रहा। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जब मैं रात को सोऊं तो हो सकता है मुझे फीवर हो जाए, या हो सकता है कि मुझे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आज सुबह उठा हूँ तो मैं ऐसा ही फ्रेश हूँ और ऐसा ही मुझे कोई सिम्टम या कोई अलामत नहीं है जैसे मैं रूटीन में होता हूँ या रूटीन में उठता हूँ। तो अभी तक का जो मेरा जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है आप लोगों की दुआओं से। और 21 दिन के बाद यानी मेरी सेकंड डोज के लिए मुझे मैसेज आ जाएगा जैसे मुझे पहली डोज के लिए आया था। और उसके 2 हफ्ते के बाद, यानी जब मुझे वो वैक्सीन लग चुकी होगी सेकंड डोज की साइनोफार्म की, उसके 2 हफ्ते के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह के
प्रोटेक्शन उतनी मिल चुकी होगी कि उसके बाद अगर मुझे एक्सपोयर भी हो जाए तो, क्योंकि 86% इसकी एफिकेसी और 100% जो है वो सीरो कन्वर्शन यानी एंटीबॉडीज बनने का है, और 100% जो है वो स्वेयर डिजीज, जो ऐसी बीमारी जिससे आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हालात ठीक रहेंगे। तो ये था मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, और मेरी तवक्कुआत से बढ़ के जो है बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा अच्छा माहौल था वैक्सीनेशन सेंटर पे। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स का जो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि 2 मार्च के बाद जब वो वैक्सीन भी आ जाएगी जो एस्ट्राजेनेका की है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं दिनों में एक वीडियो उसके ऊपर भी एक डिटेल में बना दूं दोबारा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन दिनों में अपने बुजुर्गों को ज़रूर आप रजिस्टर करवाएं, और मेरी कोशिश होगी, मैं पर्सनली भी देखता रहूंगा अगर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ है किसी भी शख्स को, खुदा ना खास्ता, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा हूं उस पूरे ग्रुप का कि जिनको वैक्सीन लगी है, तो आप लोगों को मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। दूसरी जो आज बात है वो बड़ी अहम बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कैंसाइनो लगनी है वैक्सीन, क्योंकि इसका हम ट्रायल का हिस्सा रहे हैं, जो 18,000 लोगों को ये वैक्सीन जो है यहाँ पे दी गई थी, और जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं पाकिस्तानियों के लिए, और ये पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिलने वाली वैक्सीन में से एक होगी, यानी 2 करोड़ से ज़ायद। तो इसके इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती हुई आज एक बहुत बड़ी जो वैक्सीन है उसकी अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, वो है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। और इस वैक्सीन की खास बात ये भी है कि साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेन है, जो वेरिएंट है, उसके खिलाफ अगर कोई वैक्सीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या परफॉर्म किया है जिसने, तो उसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन है। और अभी पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ अफ्रीका की जो हुकूमत है, उन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हाथों बनने वाली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, उसकी जो 10 लाख की डोजेज हैं वो वापस कर रहे हैं वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन के खिलाफ वो काम नहीं कर रही। उसी वक्त में जॉनसन एंड जॉनसन की 32,000 से ज़ायद डोजेज वो अपने हेल्थ वर्कर्स को लगा चुके हैं, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उस स्ट्रेन के खिलाफ वो बहुत अच्छी है। और ये जो सिंगल डोज है, ये जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, और ये जॉनसन एंड जॉनसन का जो इदारा है इन्होंने बनाई है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये बुनियादी तौर पे जॉनसन वालों ने इबोला की वैक्सीन भी पिछले साल लॉन्च की थी, तो ये उसी टेक्नोलॉजी पे बेस करती है जिस पे एस्ट्राजेनेका भी बेस करती है, जिस पे कैंसाइनो भी बेस करती है। तो इसमें ऐसे होता है कि जो कोरोना वायरस का जो, पहले मैं आपको इसके रिजल्ट बता देता हूं कि जो रिजल्ट इसके आए हैं वो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ओवरऑल जो है पूरी दुनिया में इसकी जो एफिकेसी आई है जॉनसन एंड जॉनसन की, वो 72% है, और इसके अलावा 86% जो है ये स्वेयर या वो बीमारी जो जिससे लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनसे बचाती है। और जो साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेन है उसके खिलाफ कम से कम 64% इसकी एफिकेसी है, और 82% जो है ये स्वेयर डिजीज या उस बीमारी से बचाती है जिससे लोगों को सांस खराब होता है, जिससे उनकी हालत खराब होती है, वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि 22,000 जो वो लोग जिनको वैक्सीन लगी थी, क्योंकि पूरा जो इसमें ट्रायल में लोग थे वो 45,000 के करीब थे, 45,000 थे, उनमें से जो 21 से 22,000 लोगों को जिनको वैक्सीन लगी थी, तो उस ग्रुप में से किसी की डेथ नहीं हुई वैक्सीन लगने के बाद, और कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं आए। इसलिए ये जो वैक्सीन है इसको समझा जा रहा है कि क्योंकि ये सिंगल डोज है कैंसाइनो की वजह से, तो ये गेम चेंजर वैक्सीन के अंदर इसका शुमार होगा। और उसके अलावा ये है कि ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, जो कैंसाइनो की भी वही टेक्नोलॉजी है कि एडिनो वायरस होता है 26, जो जुकाम करता है, जो फ्लू करता है इंसानों के अंदर, उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है। जेनेटिकली इंजीनियर करने का मतलब है कि उसके ये एक डीएनए वायरस है। आप जहन में रखें कि हमारे अंदर भी डीएनए होता है, एडिनो वायरस इसके अंदर भी डीएनए होता है जो 2 धागों पे होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कोरोना वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले मरहले पे कि इसको इस तरीके से तब्दील करते हैं एडिनो वायरस को कि इसके अंदर से तकसीम दर तकसीम होने की जो सलाहियत है वो खत्म कर दी जाती है। इसके अंदर सिर्फ कुछ प्रोटीन्स रह जाती हैं, और ख़ास तौर पर यानी वो तमाम चीज़ें निकाल दी जाती हैं जिसकी वजह से ये हमारे अंदर जाके फ्लू कर सकता है या तकसीम हो सकता है। फिर जो कोरोना वायरस का आरएनए है उसको तब्दील किया जाता है डीएनए के अंदर पहले, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पूरा ये प्रोसेस है। उस डीएनए का वो पोर्शन, वो हिस्सा जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाता है, तो उसको काट के उसको अलहदा करके डाला जाता है इस एडिनो वायरस 26 के डीएनए के अंदर,
क्योंकि इसके डीएनए को भी तब्दील कर दिया होता है। फिर इस जो एडिनो वायरस 26 है, जिसके अंदर अब स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला जेनेटिक मटेरियल मौजूद है कोरोना वायरस का, इसको वैक्सीन की शक्ल में हमारे पट्टे में लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर। जब ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है तो उसके बाद ये हमारे जो सेल्स होते हैं जिनके जहां पे ये वैक्सीन लगी होती है, तो उन सेल्स के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं, तो उनके साथ जाके ये एडिनो वायरस अटैच होता है। वो सेल इसको एक बबल इसके इर्द गिर्द बना के इसको अपने अंदर ले आता है। जब इसके अंदर ले आता है तो उसके बाद इसके अंदर मौजूद जो डीएनए है वो इसके अंदर है, लेकिन फिर ये जो सेल के अंदर जो गया था एडिनो वायरस 26, ये हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी सतह पे जाके अटैच होता है, और वो जो जेनेटिक मटेरियल था जो कोरोना वायरस का था, जो डीएनए की शक्ल में था, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है हमारा अपना भी डीएनए, लेकिन ये उसके साथ किसी किस्म की इसकी इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि ये जो डीएनए था ये अब दोबारा तब्दील होगा आरएनए में, आरएनए तब्दील होगा मैसेंजर आरएनए में, और न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा सेल के उस हिस्से में जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में एक मशीनरी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को, जो कि हकीकत में किसका मैसेंजर आरएनए है, वो ये आरएनए है कोरोना वायरस का। अब फाइजर और मॉडर्ना ने कैसे भेजा था इस आरएनए को? एक नैनो पार्टिकल के जरिए। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन और कैनसाइनो कैसे भेज रहे हैं? एक जुकाम करने वाले या एडिनो वायरस को इस्तेमाल करके वो उन्होंने ऐसे भेज दिया है। अब दोनों वैक्सीन, चाहे वो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन हो मॉडर्ना और फाइजर की, और चाहे वो एडिनो वायरस को इस्तेमाल करके बनाई गई हो, जिसमें शामिल है कैनसाइनो, जिसमें शामिल है ये जॉनसन एंड जॉनसन, और जिसमें शामिल है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी, अगरचे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वालों ने जो जुकाम करने वाला वायरस है वो चिंपैंजी में करता है। तो जब वो मैसेंजर आरएनए पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम उसको पढ़ता है कि इसके अंदर क्या मैसेज है। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन का अमल। तो उसके बाद वो बना देता है उस स्पाइक प्रोटीन को जो हमें चाहिए थी वहां पे। फिर हमारे सेल्स उस स्पाइक प्रोटीन को अपनी सतह पे शो करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचानता है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके खिलाफ वो तमाम सेल्स एक्टिव होते हैं जो ज़रूरी है मुदाफ़ती निज़ाम के लिए। उसकी बड़ी तफसील है, लेकिन उसका आप लोगों को क्योंकि फ़ायदा नहीं है तो वो डिटेल में मैं नहीं बताता। एंड रिजल्ट ये होता है कि इस पूरे अमल के नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम स्पाइक प्रोटीन को दुश्मन के तौर पे पहचान चुका होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना चुका होता है, उसके खिलाफ याददाश्ती सेल, मेमोरी बी और टी सेल बना चुका होता है, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बना चुका होता है, ताकि वो सेल जिनको, जो अब वैक्सीनेटेड सेल हैं, उनको भी वो किल करता है। उसके बाद स्पाइक प्रोटीन को भी के खिलाफ क्योंकि एंटीबॉडीज बनी होती हैं, तो अगली दफा जब कोरोना वायरस हकीकत में किसी शख्स में दाखिल होगा तो ये एंटीबॉडीज इंतजार कर रही होंगी उस वायरस पे लगी हुई स्पाइक प्रोटीन के साथ जुड़ने का, और जब वो जुड़ जाएंगी तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगी, और वो मुमकिन बनाएंगी दो चीजों को। एक तो कोरोना वायरस को हमारे सेल्स में नहीं दाखिल होने देंगी, और हमारे सेल्स के वो हिस्से जो फिर मारते हैं उन सेल्स को जो दुश्मन सेल करार पाते हैं, तो ये जो जुड़ने का अमल है एंटीबॉडीज का इन सेल्स के साथ, वो दुश्मन करार दे देता है इन सेल्स को या इन कोरोना वायरस को जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगी हुई थी। तो ये वो तरीका है जिससे ये वैक्सीन अमल करती हैं, बहुत कारआमद हैं। और हमें पाकिस्तान में क्योंकि कैनसाइनो मिलनी है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी था कि आप इस अमल को समझें। और कितना अरसा ये एंटीबॉडीज़ रहेंगी ये कहना मुश्किल है, कितना अरसा हमारा इम्यून सिस्टम इस चीज़ को याद रखेगा ये कहना भी मुश्किल है। इसमें 8 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, 2 साल भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हमें ये चीज़ें सामने आती जाएंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप दोस्तों को अपडेट करता रहूँ, और जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।